माय डियर क्लास 12 के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो लेक्चर क्लास 12 की फिजिक्स की बहुत ही प्यारी यूनिट जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का अगला वीडियो लेक्चर है। अगर आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो लेक्चर की गिनती क्या है, तो मैं बताना चाहूंगा दिस इज वीडियो लेक्चर नंबर 9। हाँ जी, इससे पहले मैं 8 वीडियो लेक्चर्स एक एक टॉपिक को बहुत ही ज्यादा बारीकी से समझाने के लिए बखूबी दे चुका हूं, जिन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएंगे। तो इसलिए अगर कोई क्लास 12 का बच्चा ये वाला वीडियो लेक्चर आज पहली बार देख रहा है, तो मेरी आपको है सजेशन कि आप पहले उन सारे वीडियो लेक्चर्स को देखो जिनके बेसिस पे आज का वीडियो लेक्चर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब सवाल आता है, सर आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे हैं? तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हमारी क्लास 12 की फिजिक्स का भाग 2 चल रहा है, यानी पार्ट 2 चल रहा है, और पार्ट 2 का नाम है फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। हम ये जान चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में एक चार्ज पार्टिकल का नेचर ऑफ द पाथ क्या होता है। इनफैक्ट हम ये भी जान चुके हैं दैट व्हाट इज द मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल के साथ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल के साथ क्या होता है, तो जो भी होता है उससे हमें क्या लेना देना? हमें लेना देना है ये जो 2 टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, एक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों टॉपिक्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एक डिवाइस में हमें देखने को मिली जो कई सालों पहले 2 वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया। एक ऐसा डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आने वाले फोर्स की वजह से और मैग्नेटिक फील्ड के कारण आने वाले फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल को जब फोर्स लगता हुआ देखा गया, तो यह पता चला कि चार्ज पार्टिकल पे जब फोर्स लग रहा है तो वो एक्सिलरेट हो रहा है। मतलब सर साफ साफ कहिए ना कि एक ऐसा डिवाइस बनाया गया विच इज यूज्ड to accelerate a charged particle with the help of electric field and magnetic field. So my dear students, welcome to the next important topic of class 12 फिजिक्स यूनिट नंबर 3। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का जो है वो है साइक्लोट्रॉन। एक बच्चा कहता है कि साइक्लोट्रॉन क्या चीज है? मैं बताना चाहूंगा मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, साइक्लोट्रॉन ही उस डिवाइस का नाम है। साइक्लोट्रॉन ही उस डिवाइस का नाम है जो कि लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन नाम के वैज्ञानिक के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया, बनाया गया, और इसकी पूरी की पूरी डेरिवेशन कह लीजिए या थ्योरी कह लीजिए, क्योंकि साइक्लोट्रॉन बोर्ड के एग्जाम में आने वाला एक बहुत ही मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस की लिस्ट में अपनी जगह पहले से बना चुका है। कई बार बोर्ड के अंदर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट 5 मार्क्स में पूछा गया है, न्यूमेरिकल के साथ भी पूछा जाता है, तो 3 मार्क्स से लेके 5 मार्क्स तक इसकी वेटेज फ्लक्चुएट कर सकती है। इससे पहले कि मैं बोर्ड पे आपको सारी डिटेल बताना शुरू करूं, पहले मैं आपको इसका बेसिक ज्ञान देना चाहूंगा। सबसे पहले सुनो, इसका इंट्रोडक्शन क्या कहता है, आपको पता होना चाहिए कि साइक्लोट्रॉन है क्या। सो लेट मी टेल यू माय डियर स्टूडेंट्स, वी एट प्रेजेंट आर डूइंग अ टॉपिक in which we are studying that what happens when a charged particle is made to enter in an electric field or magnetic field। आज की डेट में हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं उस टॉपिक में मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं कि क्या होता है जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में चार्ज पार्टिकल एंटर करता है। तो हम इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है E is equal to F by Q, तो F is equal to QE। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला होता है QVB sin थीटा, और उस फोर्स के कारण चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ में मूव करता है। यही वजह है कि हमने लिखा था QVB sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। अगर ये 2 बातें आपको पता है तो समझो आपको आज की बात बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस डेवलप्ड बाय लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन, ये वैज्ञानिकों के नाम है, ये आपको मेंशन करना जरूरी है। तो साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस डेवलप्ड बाय लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन एंड दिस डिवाइस एंटायरली वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल। इस डिवाइस का एक प्रिंसिपल है, पहले इसका यूज समझ लो। साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस डेवलप्ड बाय लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन व्हिच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट the charged particles to
टू अ सफिशिएंटली हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर मैं चाहता हूं कि बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाए, उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे उसकी मौजूदा गति से उसकी गति को बढ़ाने के लिए उसे एक्सेलरेट करना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन बिना फोर्स के नहीं आता, तो मुझे उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाना पड़ेगा। और फोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल पे या तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा और या फिर मैग्नेटिक फील्ड में आएगा। तो लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन के द्वारा जो ये डिवाइस बनाया गया साइक्लोट्रॉन, ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के काम आता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि भैया साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल क्या होता है? सो द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन इज बेस्ड ऑन अ फैक्ट that a charged particle can be accelerated to a sufficiently high amount of energy with the help of the oscillating values of electric field and the magnetic field at the same time। मतलब ये क्या कह दिया सर आपने? सुनो, इसलिए क्योंकि मैं जो बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो और आपके आसपास आपकी किताब है, तो मेरी आपको सजेशन है कि किताब खोल के बैठो, क्योंकि आपको डायग्राम भी दिखेगा प्लस मेरे द्वारा बताई जाने वाली बातें किताब में दिखाई देंगी। इसलिए कि अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर के साथ साथ बुक को सामने ही रखकर वेरीफाई कर लेते हो तो चीजें दिमाग में और अच्छे से बैठ जाएंगी, क्योंकि हमेशा तो बुक को सिर्फ सुनकर या पढ़कर चीजें नहीं समझी जा सकती ना। जब तक कोई मतलब ना समझाए तो मतलब समझाने का काम मैं कर रहा हूं, और आपको चीजों को अपने सामने किताब में देखकर वेरीफाई करना है। सो यू कैन रेफर एनी ऑफ द बुक्स दैट यू हैव, either keep Pradeep in front of you or keep SL Arora in front of you। NCERT में मत ढूंढने लग जाना, सब बेकार हो जाएगा। वहां चीजें बहुत ही अनडिस्क्रिप्टिव मैनर में और बहुत ही पुअरली प्रेजेंटेबल है, तो मैं उसे अभी रेफर नहीं करूंगा एट ऑल। सुनिए ध्यान से। कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, तो मैंने आपको कहा कि साइक्लोट्रॉन इज अ device which is developed by Lorentz and Livingstone, and it is used to accelerate a charged particle to a sufficiently high amount of energy in the influence or under the influence of electric field and magnetic field acting at the same time। ये इसका यूज कह लीजिए या इसका प्रिंसिपल कह लीजिए। अगर आपसे कोई कहता है नहीं जी प्रिंसिपल बताओ, तो प्रिंसिपल की डेफिनेशन भी कुछ ऐसी बनेगी। The principle of cyclotron is based on the fact that a charged particle can be accelerated to a sufficiently high amount of energy with the help of the oscillating values of electric field and magnetic field acting at the same time। इलेक्ट्रिक फील्ड भी काम कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी काम कर रही है। अब सुनो कि साइक्लोट्रॉन की कंस्ट्रक्शन क्या होती है, फिर समझोगे कि साइक्लोट्रॉन की वर्किंग क्या होती है। तो मैं बताना चाहूंगा मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, एक साइक्लोट्रॉन की कंस्ट्रक्शन को समझाने के लिए सबसे पहले मैं एक बेसिक डायग्राम बनाऊंगा। इस बेसिक डायग्राम में जो मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया है, ये एक नॉर्थ पोल होता है ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स होता है और नीचे भी मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स होता है। इस नॉर्थ और साउथ पोल की मैग्नेटिक फील्ड के बीचों बीच एक लंबा सा एक्सल होता है, बिल्कुल सही, एक एक्सल होता है, और ये एक्सल के आसपास दो डीज होती है। डी समझते हैं आप? डी शेप प्लेट होती है, जैसे चक्की का आटा आपने देखा होगा, चक्की का आटा जिसपे गूंथते हैं, ठीक वैसा ही आपकी एक डीज होती है जो कि प्लेट्स होती हैं। इस तरह से सेमी सर्कुलर प्लेट्स हैं, ये सेमी सर्कुलर प्लेट्स हैं जो आपको नजर आएंगी, और ये डी हमारी यहां पर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये यहां से और ये नीचे से निकल आया, तो ये इस तरफ से एंटर कर गया और ये नीचे से, ये देखिए, ये आपको साफ साफ नजर आना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ये आपके सामने डीज है और इन दोनों डीज को हम कनेक्ट करते हैं एक डिवाइस से, जिसे हम कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का काम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का काम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना, और ये एक पॉइंट है P, इसे हम कहते हैं D1 और इसे हम कहते हैं D2। सुन लीजिए ध्यान से। और मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है परपेंडिकुलरली, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, 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 और ऊपर से नीचे की तरफ। सुन लो, व्हाट डज अ साइक्लोट्रॉन कंसिस्ट ऑफ। तो सबसे पहले मैं इस साइक्लोट्रॉन का एक बेसिक प्रिंसिपल लिखूंगा। सबसे पहले मैं साइक्लोट्रॉन का बेसिक प्रिंसिपल लिखूंगा। प्रिंसिपल क्या कहता है? इट इज बेस्ड on a fact, it is based on a fact
that a charged particle, I repeat my sentence, that a charged particle can be accelerated to a sufficiently high amount of energy, can be accelerated to a sufficiently high amount of energy, can be accelerated to a sufficiently high amount of energy under the influence of high values, under the influence of high values of oscillating electric field and perpendicularly acting magnetic field at the same time. अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इससे पहले कि आप चीजों का मतलब समझने लगो, आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जिसकी शक्ल कुछ ऐसी होती है। इस डिवाइस में ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल होता है, नीचे की तरफ साउथ पोल होता है, बीच में एक एक्सल होता है। इस एक्सल के चारों तरफ दो डीज होती हैं। डीज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी शेप डीज है, दो सेमी सर्कुलर डीज होती है। इसे कहा गया है D1 और इसे कहा गया है D2, इसे कहा गया है D2। अब ये जो D1 और D2 है, ये कनेक्टेड है हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से, जिसके कारण इसमें करंट लगातार ऑसिलेट करता रहेगा। उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी पोलैरिटी चेंज होती रहेगी। फ्रीक्वेंसी पोलैरिटी चेंज होने का मतलब ऑसिलेटिंग करंट, इस तरह से करंट, पॉजिटिव पोलैरिटी नेगेटिव पोलैरिटी, पॉजिटिव पोलैरिटी नेगेटिव पोलैरिटी, मतलब साफ साफ कहें ऑल्टरनेटिंग करंट। हाँ जी, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह का जो करंट है वो आपको मिलता रहेगा। मान लेते हैं कि शुरुआत में हमने जिस चार्ज पार्टिकल को हमें एक्सीलरेट करना है वो हमने पॉइंट P पे लाकर रखा। जिस चार्ज पार्टिकल को हमें एक्सीलरेट करना है वो हमने पॉइंट P पे लाकर रखा। तो पॉइंट P पे जो हमने चार्ज पार्टिकल लाके रखा, सुनेंगे मेरी बात ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल समझने के बाद आपके लिए कंस्ट्रक्शन समझना जरूरी है। तो मैं कंस्ट्रक्शन लिखूंगा नहीं क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी, लेकिन आपको बता दूंगा। आप सुन लीजिए, व्हाट डज द कंस्ट्रक्शन सेज? The construction of cyclotron says that it consists of two semicircular diametrical Ds, or we can say the two semicircular Ds placed very adjacent to each other in the plane of the magnetic field acting from the north pole to the south pole. These two semicircular Ds, which lie parallel to each other, are connected to a high frequency oscillator which produces a high frequency oscillator electric field. The value of the electric field or the potential of the electric field that can be generated by this high frequency oscillator can be 10 का पावर 4 वोल्ट, मतलब 10 का पावर 4 वोल्ट तक जा सकता है। और फ्रीक्वेंसी जो हो सकती है यहाँ पे 10 का पावर 7 हर्ट्ज हो सकती है। ये आपको बता रहा हूं कि अगर यहाँ पे मैं पोटेंशियल की बात करूं तो पोटेंशियल जो हो सकता है वो आपका हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का 10 का पावर 4 वोल्ट हो सकता है, और जो उसकी फ्रीक्वेंसी हो सकती है वो 10 का पावर 7 हर्ट्ज हो सकती है। बेसिक ज्ञान पहले सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इससे पहले कि मैं इसकी वर्किंग पे जाऊं, इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूं इसका प्रिंसिपल, बार बार दोहरा रहा हूं इसका कंस्ट्रक्शन। बेसिक कंस्ट्रक्शन लिख लिया, अब बात करते हैं सीधा इसकी वर्किंग की। तो कंस्ट्रक्शन आपने अपने वर्ड में लिखना है, रटने की जरूरत नहीं है, आपको अपने वर्ड में एक्सप्लेन करना है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस। सीधा बात करते हैं वर्किंग की। वर्किंग सबसे इंपॉर्टेंट है, अच्छों को समझ नहीं आती, अच्छों को। सबसे पहले क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले चार्ज पार्टिकल जिसे हमें एक्सीलरेट करना है वो पॉइंट P पे लाके रखा जाता है। अब क्योंकि D1 और D2 को हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्ट किया गया है, तो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के कारण या तो D1 को पॉजिटिव पोलैरिटी मिलेगी या D2 को, क्योंकि ऑसिलेटिंग करंट कैसा होता है, ऑसिलेटिंग करंट ऐसा होता है, एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू। मान लेते हैं कि D1 को नेगेटिव पोलैरिटी मिल गई फर्स्ट साइकिल में, तो फर्स्ट साइकिल में D1 को नेगेटिव मिली और D2 को पॉजिटिव पोलैरिटी मिल गई। अगर D1 को नेगेटिव पोलैरिटी मिली तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो मैंने यहां रखा है P पॉइंट पे, मैं जो चार्ज पार्टिकल अभी रख रहा हूं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल सीधा अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ? D1 की तरफ। क्यों अट्रैक्ट होगा? क्योंकि D1 की पोलैरिटी क्या है? नेगेटिव। अब एक्सपेरिमेंट जब किया जा रहा था या डिवाइस को जब काम में लाया जा रहा था तो क्या देखने को मिला, मैं सीधा वो बताता हूं। तो देखने को ये मिला कि जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल जंप करके D1 में गया, क्योंकि चार्ज पार्टिकल पे परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है, तो बच्चा जानता है कि परपेंडिकुलर काम करने वाली मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई भी चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर काम करने वाली मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में घूमने लग जाता है। मतलब सर आप कहना क्या चाहते हो कि ये चार्ज पार्टिकल यहां पे ऐसे घूम गया,
जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये चार्ज पार्टिकल इस डी में, सेमी सर्कुलर डी में घूम गया और ये चार्ज पार्टिकल ने सेमी सर्कुलर पाथ कवर किया। जब इस चार्ज पार्टिकल ने सेमी सर्कुलर पाथ कवर किया यहां से यहां, यानी आधा चक्कर काटा, आधा चक्कर काटा, किसने? चार्ज पार्टिकल ने। किसके कारण? मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो व्हाट will happen and how will it happen? आइए समझाता हूं। Working. I repeat my sentence. When the charged particle, I repeat my sentence. When the charged particle is brought at point P, when the charged particle is brought at point P, then at a particular instant, मान लेते हैं किसी particular instant पे, then at a particular instant, let D1 have negative potential, let D1 have negative potential and D2 have पॉजिटिव पोटेंशियल, या इसे पोलैरिटी भी कह सकते हैं। पॉजिटिव पोलैरिटी कह लीजिए या पोटेंशियल कह लीजिए, एक ही बात है। हम पोलैरिटी बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले पोटेंशियल से कंफ्यूज करने लगोगे। मान लेते हैं कि D1 के पास नेगेटिव पोलैरिटी है एंड D2 के पास पॉजिटिव पोलैरिटी है। नाउ आई रिपीट माय सेंटेंस, नाउ दिस चार्ज पार्टिकल will be accelerated, this charge particle will be accelerated, नहीं पहले attracted, will be attracted towards D1, will be attracted towards plate D1 and due to perpendicular काम करने वाली magnetic field, due to perpendicular काम करने वाली magnetic field, it will describe a semicircular path. It will describe a semicircular path of radius. It will describe a semicircular path of radius r. पहले देखो, इतना देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जैसे ही हमने चार्ज पार्टिकल को पॉइंट P पे लाके रखा, वो D1 में कुछ कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा और इट विल डिस्क्राइब अ सेमी सर्कुलर पाथ। एक सेमी सर्कुलर पाथ वो डिस्क्राइब करेगा। एक बच्चा कहता है अगर सेमी सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करेगा, ध्यान से देखिए, जो आपके सामने फ्रेम में आपको सब नजर आ रहा है, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मुझे एहसास हुआ कि चीजें छुप रही हैं तो मैंने फ्रेम सेट कर दिया आपके लिए ताकि आपको चीजें दिखाई दे। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जैसे ही चार्ज पार्टिकल को पॉइंट P पे लाकर रखा जाएगा। दोबारा चाहते हैं दोबारा लिख देता हूं, घबराइए मत मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, घबराइए मत। वर्किंग ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक ही बात को बताने में मैं हेजिटेट नहीं करूंगा, मैं 10 बार बताऊंगा। दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट यू शुड अंडरस्टैंड। मैं यहां पे लिख रहा हूं, व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज ब्रॉट एट पॉइंट P, then let at a particular instant, मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे D1 is having negative polarity and D2 is having positive polarity as a result of which, जिसके कारण as a result of which the charged particle obviously बात है बच्चों, क्योंकि D1 और D2 को मैंने ऑसिलेटर से लगा रखा है तो D1 और D2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ पोलैरिटीज पैदा होगी और हम ये मान के चल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मान लेते हैं D1 की नेगेटिव पोलैरिटी है, D2 की पॉजिटिव पोलैरिटी है। अगर D1 की नेगेटिव पोलैरिटी है और D2 की पॉजिटिव पोलैरिटी है तो ऑब्वियसली बात है कि जो चार्ज पार्टिकल यहां रखा है वो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट होकर सीधा D1 में एंटर करेगा। क्यों? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल तो नेगेटिव की तरफ तो अट्रैक्ट होगा। अब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जब नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में या नेगेटिव पोलैरिटी वाली प्लेट D1 में एंटर करता है तो वहां क्या होता है वो बताना अभी बाकी है, वही लिख रहा हूं। देखिए, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच द चार्ज पार्टिकल enters the region of negative polarity of plate D1 and due to perpendicular काम करने वाली magnetic field
करने वाली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, परपेंडिकुलर काम करने वाली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल जो है इट डिस्क्राइब्स, भाई हम जानते हैं, ये पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल घूमता है। चार्ज पार्टिकल डिस्क्राइब्स अ सेमी सर्कुलर पाथ। अभी सेमी सर्कुलर पाथ ही डिस्क्राइब करेगा। एक बच्चा कहता है ऐसा क्यों, सेमी सर्कुलर क्यों, क्या आगे नहीं जाएगा? अभी मैंने आगे जाने की बात नहीं करी, हालांकि उसके पास पूरा अच्छा खासा सर्कुलर पाथ है, आधी प्लेट D1 की, आधी प्लेट D2 की, पूरा घूम सकता है, लेकिन मैंने तो उसकी बात नहीं करी। वही उसकी असली वर्किंग है कि होता क्या है। पहले सुनो, मैंने ये बताया कि जब चार्ज पार्टिकल को पॉइंट P पे लाके है रखा जाता और हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई है की जाती, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण D1 पे नेगेटिव पोलैरिटी है आती, D1 पे नेगेटिव पोलैरिटी आने के कारण पॉइंट P पे मौजूद चार्ज जंप करके D1 में एंटर कर जाता और D1 में एंटर करने के बाद परपेंडिकुलर काम करने वाली मैग्नेटिक फील्ड के कारण चार्ज पार्टिकल डिस्क्राइब्स अ सेमी सर्कुलर पाथ। यानी अभी इस पे फोर्स लगना शुरू हो गया जिसके कारण ये गोल आकार में घूमा। अगर चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है जिसके कारण ये गोल आकार में घूमा, तो वो फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। बच्चा जानता है, तभी लिखा है इट विल डिस्क्राइब अ सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, हेंस वी मे राइट, हम लिख सकते हैं, हेंस वी मे राइट दैट mv square by r is equal to qvb. v से v cancel, और we can say mv by r is equal to qb, or we can say that v is equal to qbr by m. या दोबारा लिख देता हूं इस चीज को, और we can say that v is equal to qbr by m. This is the expression V is equal to QBR by M. This is the expression V is equal to QBR by M. This is the expression of the velocity जिसके कारण ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करने लगा। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, पूरे बोर्ड पे मैं चाहकर भी सारा का सारा कॉन्सेप्ट नहीं लिख सकता, लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं ऐसा नहीं है कि इन बातों को रिपीट नहीं करूंगा, वर्बली जरूर रिपीट करूंगा, बट आई वांट each and every child who is looking at this video lecture to understand each and every concept that is written on the board, because while this question will be asked in the exam, teacher will not try to analyze what you have understood, they will try to analyze what you have written, क्योंकि उन्हें नहीं पता चलेगा कि आप क्या पढ़कर आए और आपने क्या समझाया। उन्हें सिर्फ आपके आंसर की जो मेन प्रेजेंटेशन है उससे अंदाजा लगेगा कि हाँ भाई इस बच्चे को ये आता है। तो प्रेजेंटेशन में जो आपने लिखा होगा वही तो टीचर को समझ आएगा कि जो आपने लिखा है क्या वो सही लिखा है या गलत लिखा है। तो इसलिए आपके लिए थ्योरी इस डेरिवेशन में, प्रिंसिपल इस डेरिवेशन में, वर्किंग इस डेरिवेशन में, डेरिवेशन कह लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन कह लीजिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये डायग्राम बनाना बेहद जरूरी है। अगर आपको ये सारी बात समझ आ गई है तो जो मैंने नीचे लिखा है मैं इसे दोबारा लिखूंगा। अगर आपको ये सारी बात समझ आ गई है तो मैं प्रिंसिपल भी मिटाऊंगा, मैं ये भी मिटाऊंगा और डायग्राम को बनाकर रखूंगा, और सारी की सारी बात जो मैंने यहां बताई है उसी चीज को वर्बली रिपीट करूंगा। अब लिखूंगा कुछ नहीं, अब मैं वर्बली रिपीट करूंगा। हमारा टॉपिक चल रहा है साइक्लोट्रॉन, और आपके सामने मैंने प्यारा सा डायग्राम बना दिया है। ये प्यारा सा जो डायग्राम है हमारा साइक्लोट्रॉन का, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम ऑफ अ साइक्लोट्रॉन। एक बड़े से बॉक्स के अंदर मैंने इसे बंद कर दिया लेटेस्ट से। स्टील का चैम्बर होता है वैसे तो, एक बहुत बड़ा सा चैम्बर होता है जिस चैम्बर के अंदर साइक्लोट्रॉन बंद होता है, और उसी चैम्बर के अंदर ये काम कर रहा होता है। और ये साइक्लोट्रॉन का मैंने डायग्राम कंप्लीट कर दिया। ये मेरी D1 है, ये मेरी D2 है, और D2 की पोलैरिटी पॉजिटिव है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट हुआ क्या, यानी सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा इनिशियली चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लगा। इनिशियली चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लगा एंड इट describes a semicircular path. It describes a semicircular path. Therefore, mv square by r is equal to qvb.
आप सब जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स की बात करिए यहां पे। तो वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल, तो mv by r is equal to qb, और I can say that v is equal to qbr by m। अगर मैं कहता हूं, सुनिए मेरी बात ध्यान से, सुनिए मेरी बात ध्यान से, अगर मैं कहता हूं let v naught be the maximum velocity, let v naught be the maximum velocity जिससे चार्ज पार्टिकल घूमा, let v naught be the maximum velocity जिससे चार्ज पार्टिकल घूमा, and let r naught be the radius of, या मुझे कहना चाहिए maximum radius of semicircular path, maximum radius of semicircular path जो उसने डिस्क्राइब किया, जो उसने डिस्क्राइब किया। सेमी सर्कुलर भी बोल सकता हूं और सर्कुलर भी बोल सकता हूं, लेकिन अभी पूरी बात नहीं करिए तो सर्कुलर नहीं बोल रहा हूं। सो वी मे राइट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। तो therefore maximum kinetic energy is equal to half into m। v क्या है? q b r naught बटा m का स्क्वायर। तो it comes out to be half m q square b square r naught का स्क्वायर डिवाइड बाय m का स्क्वायर। m से m कैंसिल हो जाएगा and this comes out to be maximum काइनेटिक एनर्जी का फाइनल एक्सप्रेशन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फाइनल एक्सप्रेशन दैट कम्स आउट टू बी इज q का स्क्वायर b का स्क्वायर r नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फाइनल एक्सप्रेशन। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, b स्क्वायर q स्क्वायर r नॉट स्क्वायर बटा 2m। एक बच्चा कहता है सर क्या मैं ये मान लूं कि आपने एक्सप्रेशन निकाल लिया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का? हाँ जी। जब आप इस पूरी डेरिवेशन को करोगे तो आप इस डेरिवेशन में ये जरूर करके दिखाओगे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये आप पूरी थ्योरी करने के बाद लिखना, अभी मत लिखना, अभी पूरी थ्योरी बाकी है। तो मैं थ्योरी की बात पहले कंप्लीट कर देता हूं और फिर इस बात पे दोबारा आऊंगा। चलिए इसे मिटा रहा हूं और दोबारा लिखूंगा, क्योंकि मुझे इस बात को समझाने का मौका मिला इसलिए मैंने समझा दिया। आइए मैं इस बात को यहां से हटा रहा हूं, ये हटा रहा हूं और ये भी हटा रहा हूं। इस बात को मैं बाद में लिखूंगा, मैं दोबारा लिखूंगा, लेकिन अभी मेरे पास मौका था इसलिए मैंने समझा दिया। अभी फिलहाल जो मैं आपको बात बता रहा था उसी बात को कंटिन्यू करूंगा कि वेलोसिटी आ गई। अगर वेलोसिटी आ गई तो हम यहां पे लिखेंगे टाइम टेकन टू describe a semi circular path, यानी इस सेमी सर्कुलर पाथ को डिस्क्राइब करने के लिए जो टाइम लगा होगा वो कितना लगा होगा। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू पाई आर बटा वी और टी इज इक्वल टू पाई आर बटा वी। व्हाट इज वी? क्यू बी आर बाय एम, आर से आर कैंसल, तो ये आ गया पाई एम बाय क्यू बी। देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, T comes out to be pi m by qb, T comes out to be pi m by qb, और ये जो टाइम होता है ये पूरी तरह से कांस्टेंट है। एक बच्चा कहता है कांस्टेंट है, कैसे कांस्टेंट है? गौर से देखो, पाई भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, q भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, यानी ये जो टाइम है एक पाथ डिस्क्राइब करने का वो एक कांस्टेंट टाइम है। अब ऐसा नहीं है कि ये टाइम चेंज नहीं होगा, ये टाइम चेंज होगा, लेकिन एक बार जो उसने पाथ कवर कर लिया उसका टाइम फिक्स है, क्योंकि इसने एक बार जो पाथ कवर किया उसका टाइम फिक्स है। अब एग्जांपल देता हूं, सुनने मेरी बात ध्यान से, एग्जांपल देता हूं। ये मेरे पास हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगाया था, ये मेरी फर्स्ट साइकिल और ये मेरी सेकंड साइकिल। सुनना मेरी बात, सुनना, ये पॉजिटिव पोलैरिटी, ये नेगेटिव पोलैरिटी। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। जब मान लेते हैं कि ये पोलैरिटी D1 की पोलैरिटी है, D1 की पोलैरिटी। जब D1 पॉजिटिव होगा तो D2 नेगेटिव होगा, हाँ है ना? अब D1 की पोलैरिटी जब नेगेटिव होगी तो D2 पॉजिटिव हो जाएगा। तो D1 की पोलैरिटी ये जा रही है और लेट अस से कि D2 की पोलैरिटी यहां जा रही है। फॉर एग्जांपल ये ऐसे इस तरह से पोलैरिटी जा रही है, तो एक कलर पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। अब अगर ये नेगेटिव होगा
तो दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा। यानी D1 की पोलैरिटी जब नेगेटिव होगी तो D2 की पोलैरिटी तब पॉजिटिव होगी, और D2 की पोलैरिटी जब पॉजिटिव होगी तब D1 की पोलैरिटी नेगेटिव होगी। गौर से देखो, गौर से देखो, अभी D1 की पोलैरिटी क्या है? नेगेटिव। जब D1 की पोलैरिटी नेगेटिव है तो D2 की पोलैरिटी क्या है? पॉजिटिव। पार्टिकल क्या था? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। जंप कहां किया? D1 में। क्यों? क्योंकि D1 क्या था? नेगेटिव। अब आपको क्या लगता है, ये पार्टिकल जो घूम के यहां आया, ये जंप करके यहां नहीं जाएगा? लेकिन कैसे जाएगा? ये जंप करके यहां क्यों जाएगा? ये जंप करके यहां तो तब जाएगा ना जब पोलैरिटी यहां नेगेटिव मिलेगी, यहां तो पोलैरिटी पॉजिटिव है। नाउ लुक एट मी, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द टाइम टेकन बाय द पोलैरिटी ऑफ D1, if the time taken by the polarity of D1 to become negative, मतलब D1 की पोलैरिटी अभी यहां पे क्या है? नेगेटिव। अभी यहां पे D1 की पोलैरिटी क्या है? पॉजिटिव। हमने यहां पे क्या लिया है? नेगेटिव। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे वाइस वर्सा भी ले सकते हैं। चलो आपके अनुसार चलते हैं। मान लेते हैं कि D1 नेगेटिव है, तो ये हमारे पास, इसको एक काम करते हैं, D2 बना देते हैं। इसे D2 बना देते हैं, रेड वाला D2 की पोलैरिटी, और इसे बनाते हैं ब्लैक वाले को D1 की पोलैरिटी। ये D1 की पोलैरिटी, D1 की पोलैरिटी। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। जब D2 पॉजिटिव है तब, जब D2 पॉजिटिव है तब D1 नेगेटिव है। इसे बोलते हैं D1 का ग्राफ। तो D1 नेगेटिव है। समझ आ रही बात? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छे अच्छे बच्चों को ये चीज कंफ्यूज करती है और बहुत सारे टीचर तो बताते ही नहीं है। इसलिए जो मैं बता रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। ये वर्किंग में आपको मेंशन करना है। If the time taken by the charged particle to describe a semicircular path is equal to the time taken by the oscillator to change its polarity, मतलब सुनो, if the time taken by the charged particle to describe a circular path, semicircular path is equal to the time taken by the oscillator to change its polarity, मतलब जितना टाइम इस पार्टिकल ने यहां से यहां आने में लगाया, अगर उतना ही टाइम इसने अपनी पोलैरिटी को पॉजिटिव बनाने में लगाया, मतलब उतनी देर में ये पॉजिटिव हो जाएगा। अरे जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर ये फट से क्या हो जाएगा? नेगेटिव। मतलब अगर मान लो चार्ज पार्टिकल कहता है कि मैंने 10 सेकंड लिए और उसी 10 सेकंड में ये पोलैरिटी पलट गई, मतलब जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन गया, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया। तो D1 हमने माना था नेगेटिव, वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। D2 हमने माना था पॉजिटिव, वो क्या बन जाएगा? नेगेटिव। बहुत सिंपल है, कंफ्यूज मत हो। सुनो ध्यान से। एक चार्ज पार्टिकल आधा चक्कर काट के यहां आया, अब वो यहां क्यों जाएगा? भाई इसमें तो चक्कर इसलिए काटा क्योंकि ये नेगेटिव था और ये प्लेट तो पॉजिटिव है। लेकिन मत भूलो कि ये दोनों प्लेट्स की पोलैरिटी पलट रही है। ये प्लेट नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव भी होगी, ये प्लेट पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव भी होगी। अबे कब होगी? अगर इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा काटा गया आधे चक्कर का टाइम और पोलैरिटी पलटने का टाइम मैच कर गया। 10 सेकंड में आधा चक्कर कंप्लीट हुआ और 10 सेकंड में पोलैरिटी पलट गई, तो जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल यहां पहुंचेगा उसी समय ये वाली प्लेट जो पहले पॉजिटिव थी अब नेगेटिव हो जाएगी। तो क्या चार्ज पार्टिकल आपको लगता है जंप करके यहां जाएगा? यस। जब चार्ज पार्टिकल यहां से शुरू हुआ, घूमा 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 और यहां आया, अब आगे क्यों जाए? आगे तो तब जाएगा जब पोलैरिटी उसे बदली भी मिलेगी। लेकिन अगर मैं कहता हूं that if the time taken by the charged particle to describe the semicircular path is equal to the time taken by the oscillator to change the polarity of the D's, then the charged particle will definitely jump to the next D, D2, and will describe again a semicircular path. फिर जंप करेगा और फिर गोल चक्कर काटेगा, फिर जंप करेगा, 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 फिर गोल चक्कर काटेगा। एक बच्चा कहता है ऐसे कैसे हो सकता है? हर बार जंप करेगा, हर बार गोल चक्कर काटेगा, तो क्या हर बार टाइम सेम लेगा? नहीं। हर बार आप नोटिस करोगे कि जैसे ही वो जंप करके अगली डी में जाएगा उस पर फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है मतलब वो एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो वो सेमी सर्कुलर पाथ जल्दी कवर कर लेगा। अगर उसने सेमी सर्कुलर पाथ जल्दी कवर कर लिया तो क्या आपको लगता है कि अब चार्ज पार्टिकल का सेमी सर्कुलर पाथ कवर करने का टाइम और ऑसिलेटर का पोलैरिटी बदलने का टाइम मैच करेगा? बिल्कुल नहीं। अब ये टाइम मैच करना बंद हो जाएगा। एक बच्चा कहता है लो हो गई ना गड़बड़। ये गड़बड़ नहीं है, ये लिमिटेशन है।
ये गड़बड़ नहीं है, ये लिमिटेशन है, साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशन है। मतलब आप कहना क्या चाहते हो सर? सुनो ध्यान से, मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने आपको ये बताया कि जब चार्ज पार्टिकल यहां था, वो जंप करके घूमा, फिर जंप करके यहां आया, फिर घूमा। व्हाट इज exactly is happening? Every time the charge particle enters from one D1 to the next D, जैसे ही चार्ज पार्टिकल D1 से D2 में एंटर करता है, एक D1 से वो दूसरे D2 में आएगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर D2 से वापस D1 में जाएगा, उसकी वेलोसिटी और बढ़ेगी, फिर D1 से D2 पे आएगा, उसकी वेलोसिटी और बढ़ेगी। तभी तो एक्सेलरेट हो रहा है। डिवाइस किस चीज का है? एक्सेलरेट करने का। यानी चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल लगातार एक्सेलरेट कर रहा है, लगातार उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो उस हिसाब से तो सेमी सर्कुलर पाथ को जल्दी कवर कर लेगा। अगर उसने सेमी सर्कुलर पाथ जल्दी कवर कर लिया, तो जो टाइम उसे पहले लग रहा था, अब उससे कम टाइम लगेगा। तो क्या उसका टाइम ऑसिलेटर के टाइम से पोलैरिटी बदलने के टाइम पे मैच करेगा? नहीं करेगा। यानी एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां चाहकर भी चार्ज पार्टिकल अगली डी में जंप नहीं कर पाएगा। ये साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशन है। एक बच्चा कहता है मैं नहीं मानता, प्रूव करो कि ऐसा होगा कि जैसे जैसे उसकी V बढ़ेगी वैसे वैसे उसका T बढ़ेगा। मतलब कि मुझे ये बताना है कि चार्ज पार्टिकल यहां पर जो है उसका टाइम और ऑसिलेटर का टाइम मैच नहीं करेगा। प्रूव करो, मैं बताऊंगा, बिल्कुल प्रूव करूंगा इस चीज को। कहने का मतलब ये कि उसके द्वारा लिए जाने वाला जो टाइम होगा वो ऑसिलेटर के टाइम से मैच नहीं करेगा। यानी हमें यह बताना है कि उस चार्ज पार्टिकल का टाइम अगर मैच नहीं करेगा तो वो अगली डी में जंप नहीं करेगा। अगर वो अगली डी में जंप नहीं करेगा तो वो एक्सेलरेट नहीं होगा। अरे प्रूफ तो करो इस चीज को। हाँ, बिल्कुल कराऊंगा, लेकिन सब्र रखो, अभी ये चल रहा है, पहले इसे फिनिश करता हूं। ये बात जरूरी थी इसलिए मैंने बताई। अब सुनो ध्यान से, जो मैं बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं समझा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो ध्यान से। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं यहां पे मैं लिख रहा हूं, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान दीजिएगा। यहां लिख रहा हूं, इफ द टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल, if the time taken by a charge particle to describe a semicircular path, if the time taken by a charge particle to describe a semicircular path is equal to the time taken by oscillator, is equal to the time taken by the oscillator to change its polarity, then the particle will jump to next D's मतलब D's को ऐसे लिखते हैं, will jump to the next D's and again describe a circular path with greater velocity, यानी इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो चुका है। और जब वो एक्सेलरेट हो चुका है नेक्स्ट डी में जाकर, तो जब वो दोबारा से अगली डी में जाएगा तो वो फिर एक्सेलरेट होगा। अब सुनो, इसी चीज को मैं दोबारा से डायग्रामेटिकली समझाता हूं ताकि आपके मन में अगर कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो वो कंफ्यूजन दूर हो जाए। कोई भी कंफ्यूजन रह गई हो वो कंफ्यूजन दूर जानी चाहिए। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, ये देखो, ये मेरे पास पहली डी है। फॉर एग्जांपल ये मेरी पहली डी है और ये मेरी दूसरी डी है। बात को समझो, ये मेरे एक्सल का ऊपर वाला हिस्सा और यही एक्सल का नीचे वाला हिस्सा। यहां पे मैंने अप्लाई कर दी मेरी साउथ वाली मैग्नेटिक फील्ड और यहां पे मैंने अप्लाई कर दी मेरी नॉर्थ वाली मैग्नेटिक फील्ड। ये मेरी डी है 1, ये मेरी है डी 2। ये पॉइंट P है जो कि मेरा चार्ज पार्टिकल जहां पे लाके रखा गया और इसे कनेक्ट किया गया हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से, जिसके द्वारा पोटेंशियल जो जनरेट होता है
वो करीब करीब 10 का पावर 4 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी जो जनरेट होती है वो 10 का पावर 7 हर्ट्ज तक जनरेट होती है। यानी फ्रीक्वेंसी वैरी कर सकती है, फ्रीक्वेंसी वैरी कर सकती है, तभी तो टाइम मैच कराएंगे। अब हुआ क्या, जैसे ही चार्ज पार्टिकल को यहां लाके रखा गया, हमने कहा मान लो D1 की पहले पोलैरिटी नेगेटिव है और D2 की पहली पोलैरिटी पॉजिटिव है, यानी जब D1 नेगेटिव है तो D2 पॉजिटिव है। चार्ज पार्टिकल इसमें जंप किया और जंप करते ही चार्ज पार्टिकल ने इस तरह से एक सेमी सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब किया, फिर जंप करा चार्ज पार्टिकल और सेमी सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब किया, फिर जंप करा चार्ज पार्टिकल और सेमी सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब किया, फिर जंप करा चार्ज पार्टिकल और सेमी सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब किया, फिर जंप करा चार्ज पार्टिकल और सेमी सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब किया, फिर जंप करा चार्ज पार्टिकल और सेमी सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब किया। आप नोटिस करो कि सबसे पहला सर्कुलर पाथ छोटा सा था, उसके बाद वाला सर्कुलर पाथ उससे भी बड़ा था, उसके बाद वाला सर्कुलर पाथ उससे भी बड़ा था और उसके बाद वाला सर्कुलर पाथ उससे भी बड़ा था। यानी एवरी टाइम द चार्ज पार्टिकल इज डिस्क्राइबिंग द सर्कुलर पाथ ऑफ अ ग्रेटर रेडियस, मतलब कि उसे अपनी जगह पे वापस आने में ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसकी गति बढ़ रही है, उसकी गति बढ़ रही है तो वो और ज्यादा दूर का डिस्टेंस कवर करेगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला बेसिक कॉन्सेप्ट तो लगा ही सकते हैं ना। यानी उसकी गति बढ़ रही है, क्योंकि उसकी गति बढ़ रही है तो वो बड़ा पाथ कवर कर रहा है, और क्योंकि उसका बड़ा पाथ वो कवर कर रहा है तो इट इज टेकिंग मोर टाइम। एक बच्चा कहता है लेकिन मैं कैसे मानूं कि when v will increase t will also increase, ऐसा कैसे होगा कि v बढ़ेगा तो t भी बढ़ेगा? आओ साबित करूं कि जब v बढ़ेगा तो t भी बढ़ेगा। कैसे कैसे ये देखो, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि किसी भी चार्ज पार्टिकल का जो मास है, आई रिपीट माय सेंटेंस, एनी पार्टिकल ऑफ मास m या ऑफ रेस्ट मास मान लेते हैं, ऑफ रेस्ट मास m नॉट, जब एक्सेलरेट करता है और उसकी स्पीड या उसकी गति लाइट की गति के बराबर होने लगती है, तब उसका मास इज गिवन एज फॉलोज, दैट इज m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट में 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। घूरो, पहले देखो फिर समझो और जानो। मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है कि व्हेन अ पॉजिटिव आयन, यानी कोई भी चार्ज पार्टिकल जो रेस्ट पर है, उसे अगर हम एक्सेलरेट कर रहे हैं साइक्लोट्रॉन में तो उसकी गति बढ़ती जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है गति बढ़ेगी तो उसके मास में भी फर्क आएगा। अब जो उसके मास में फर्क आएगा वो फर्क क्या होगा? ये फर्क है, ये होगा मूव करने वाले पार्टिकल का मास, मूव करने वाले पार्टिकल का मास, और ये है रेस्ट मास। अब सवाल आता है कि अगर ये मूव करने वाले पार्टिकल का मास है, समझ आया, ठीक है। आपने कहा कि कोई भी पार्टिकल जिसका मास m नॉट है, जब एक्सीलरेट करता है तो उसकी गति लाइट की गति के बराबर होने लगती है, तब उसका मास इज गिवन एज फॉलोज। ये रिलेशन आया होगा, कहीं से भी आया होगा। इससे ये कहां साबित होता है कि जब v बढ़ेगा तो t बढ़ेगा? आओ साबित करो। टाइम टेकन बाय मूविंग पार्टिकल टू describe a semi circular path। अभी थोड़ी देर पहले लिखा था velocity is equal to pi r by t, याद करिए लिखा था मैंने। अगर velocity is equal to pi r by t तो हम लिख सकते हैं therefore t is equal to pi r by v। अगर t is equal to pi r by v तो मत भूलिए मेरे प्यारे बच्चों कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये भी पढ़ाया था कि mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू qvb। तो v से v कैंसिल, तो mv बाय r इज इक्वल टू qb, और वी कैन से दैट qbr by v इज द वैल्यू ऑफ m। घूरो, देखो,
अगर mv by r is equal to qb, or we can say that qbr by v is equal to m, तो m की ये वैल्यू उठाकर यहां पुट कर सकते हैं। तो मेरे पास आ गया पाई r, v की जगह पाई r, या एक काम कर सकते हैं, यहां पे मैंने m निकाल लिया ना, हाँ, तो ऐसे काम करें, दोबारा लिखता हूं, ये देखिए दोबारा लिख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। mv स्क्वायर बाय r इक्वल टू qvb, तो मेरे पास आ गया mv बाय r इज इक्वल टू qb, और वी कैन से v इज इक्वल टू qbr बाय m। अगर v इज इक्वल टू qbr बाय m, तो पाई r डिवाइड बाय qbr बाय m, और वी कैन से r से r कैंसिल, पाई m बटा qb, तो मेरे पास आ गया t comes out to be पाई m बटा qb, t comes out to be पाई m बटा qb। पहले इतना देखो, पहले इतना घुरो, आपको समझ आना चाहिए कि t क्या आया है। इफ t comes out to be पाई m बटा qb, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहां पे अगर मैं m की वैल्यू पुट कर दूं, यहां पे अगर मैं m की वैल्यू पुट कर दूं, यानी इस एक्सप्रेशन में अगर मैं m की वैल्यू पुट करूं इस एक्सप्रेशन में, तो ये कैसा दिखेगा वो मैं आपको यहां दिखाता हूं जगह बना के। चलिए इसे थोड़ा सा मिटा देता हूं, और क्योंकि एक्सप्रेशन की बात चल रही है और बोर्ड पे जगह कम पड़ जाती है, तो t जब बराबर आया पाई m बटा qb के, तो पाई m की जगह ये लिखा m नॉट डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय qb। इस रिलेशन के अनुसार अगर v बढ़ा तो t भी बढ़ेगा, अगर v घटा तो t भी घटेगा, यानी when the charged particle will be accelerated and is going to move with a greater velocity, it will take more time to describe a circular path। अगर चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करने में ज्यादा टाइम लगा, तो आपको क्या लगता है, क्या उसका टाइम ऑसिलेटर के टाइम से मैच करेगा? और चार्ज पार्टिकल का टाइम ऑसिलेटर के टाइम से मैच करना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल का टाइम ऑसिलेटर के टाइम से मैच करता है, तब डीज की पोलैरिटी रिवर्स होती है। जब डीज की पोलैरिटी रिवर्स होती है, तब चार्ज पार्टिकल एक डी से दूसरे डी में एंटर करता है, तब तो वो एक्सेलरेट होगा। एक बच्चा कहता है लेकिन आप तो अभी कह रहे थे कि थोड़ी देर बाद तो उसका टाइम मैच नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद ना, इसका मतलब कि चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट तो होगा, लेकिन कुछ हद तक, मतलब हम चाहकर भी ज्यादा चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकते, हम चाहकर भी ज्यादा चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकते। द वेरी फर्स्ट लिमिटेशन of cyclotron is that the charged particle cannot be accelerated to a sufficiently high amount of energy without up to a certain limit, या beyond a certain limit, because after some time the charged particle will take a greater time to describe a circular path, and therefore its time is not going to match the time of the oscillator। जब चार्ज पार्टिकल का आधा चक्कर काटने का टाइम और ऑसिलेटर का अपनी पोलैरिटी बदलने का टाइम मैच नहीं करेगा, तो क्या होगा? चार्ज पार्टिकल अगली डी में जंप नहीं करेगा। जब चार्ज पार्टिकल अगली डी में जंप नहीं करेगा तो एक्सेलरेट नहीं करेगा। ये नौबत आने से पहले ही हम चार्ज पार्टिकल को एक्सपेरिमेंट से बाहर निकाल लेंगे। मतलब जहां भी हम उसे टारगेट करना है या जहां भी हम उसे भेजना है, हम ये नौबत आने से पहले ही कर लेंगे। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको समझ आई बात है। अब देखो, कायदे से अगर देखा जाए तो मैंने एक ही पूरे लेक्चर में साइक्लोट्रॉन का टॉपिक खत्म कर दिया है, फिर भी मैं खुद कह रहा हूं आपको, हो सकता है कि आप में से किसी बच्चे को किसी ना किसी बात का कोई डाउट रह गया हो, किसी ना किसी बात का कोई डाउट रह गया होगा। 1% मान लेते हैं, 1% मान लेते हैं, तो मैं अब जो बोल रहा हूं अगले 5 मिनट तक वो पूरी बात को अपने दिमाग में रखना और आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूं। तो मैं पूरी समरी पढ़ा रहा हूं जो मैंने आपको पढ़ाया, पूरी समरी ऑफ साइक्लोट्रॉन। मैं साइक्लोट्रॉन की पूरी समरी अब बोर्ड पे बताने जा रहा हूं और इस समरी को अपने दिमाग में आपको बिठाना है, तब जाके आपको ये लेक्चर में बताई हुई पूरी बात अच्छे से समझ आएगी। अब जो बताने जा रहा हूं इसे कहते हैं समरी ऑफ एंटायर साइक्लोट्रॉन। समरी ऑफ एंटायर साइक्लोट्रॉन यानी पूरे साइक्लोट्रॉन के टॉपिक की समरी, पूरे साइक्लोट्रॉन के टॉपिक की समरी। आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्या करना है? सबसे पहले आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपको लिखना है इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपको लिखना है उसका प्रिंसिपल, उसके बाद आपको लिखना है उसका प्रिंसिपल के बाद
आपको लिखना है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के बाद आपको लिखनी है उसकी वर्किंग, वर्किंग के बाद आपको लिखनी है उसकी थ्योरी, थ्योरी के बाद आपको लिखनी है उसकी लिमिटेशंस। ये चीजें आप अपने आंसर में मेंशन करोगे तब जाके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 ये 6 चीजें आपको अपने आंसर में मेंशन करनी है। साइक्लोट्रॉन पे जब भी आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, साइक्लोट्रॉन पे आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन अवश्य आएगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन अवश्य आएगा। ये 5 चीजें मेंशन करनी है। अब किसमें क्या मेंशन करना है मैं बता रहा हूं, सुनो। जब बात आएगी इंट्रोडक्शन की तो सबसे पहले आप लिखोगे लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन के बारे में, दैट साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस डिस्कवर्ड बाय लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन व्हिच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट the charged particles to a sufficiently high amount of energy। बस इसमें आपको जिक्र करना है लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन का। मैं यहां पे कीवर्ड लिख रहा हूं, यहां पे आपको जिक्र करना है लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन का। जब बात प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं आपको बता चुका हूं कि क्या होता है। So you know very well that the principle of the working of the cyclotron is based on the fact that the charged particle can be accelerated to a sufficiently high amount of energy with the help of the oscillating values of the electric field and perpendicularly acting magnetic field at the same time। यानी आपको यहां लिख रहा है that the charged particle, I repeat my sentence, charged particle can be accelerated to a sufficiently high amount of energy, to a sufficiently high amount of energy using electric field and magnetic field at the same time। पूरा लिख लीजिएगा। कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंस्ट्रक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बताइएगा, कंस्ट्रक्शन में डीज का जिक्र कीजिएगा, कंस्ट्रक्शन के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का जिक्र कीजिएगा, उसके पोटेंशियल की वैल्यू 10 का पावर 4 वोल्ट का जिक्र कीजिएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 10 का पावर 7 हर्ट्ज का जिक्र कीजिएगा। उसके बाद इसमें आप पॉइंट P का जिक्र कीजिएगा। ये पॉइंट P जो कि पूरा का पूरा डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था। नाउ कम्स वर्किंग। वर्किंग आप सुनो, मैंने यहां लिखी तो थी लेकिन फिर भी आप सुनो। Initially the particle is brought at point P. When it is brought at point P, let us consider that at a given instant the D1 is at negative polarity and the D2 is at positive polarity. If the D1 is at negative polarity, then the particle at point P will now jump to the plate D1, and due to the perpendicularly acting magnetic field, it will describe a semicircular path of radius r. When the particle describes a semicircular path, then it will take some time to describe that path. If the time taken by the charged particle to describe a semicircular path is equal to the time taken by the oscillator to change its polarity, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्किंग में ये लाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। If the time taken by the charged particle to describe a circular path or semicircular path बोलो, if the time taken by the charged particle to describe a semicircular path is equal to the time taken by the oscillator to change its polarity, then the charged particle will jump to next D and will now again begin to accelerate, and the process will continue till the time दोनों का टाइम मैच करना बंद कर देगा, because a point will come when the particle will take up more time to describe a semicircular path, and hence its time will not match up with the time of the oscillator, and at that point the charged particle cannot be accelerated beyond a certain limit। ये लिमिटेशन है, इसे लिमिटेशन में मेंशन कर सकते हो, वर्किंग में मत मेंशन करना। वर्किंग में आपको यही सब चीजें मेंशन करनी है कि चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा। और जब इसकी थ्योरी की बात आएगी तो थ्योरी में आप लिखोगे सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करूं तो mv²/r इज इक्वल टू qvb। v से v कैंसिल करना, mv/r लिखकर इज इक्वल टू qb लिखना, और v इज इक्वल टू qbr/m लिखना। एक बार v आ गया, ये आपका पहला एक्सप्रेशन है जो आपको निकाल के दिखाना है। v आने के बाद आपको टाइम निकाल के दिखाना है। टाइम कैसे निकालोगे? t इज इक्वल टू πr/v, तो t इज इक्वल टू πr/v की जगह आप लिखोगे qbr/m, r से r कैंसिल, तो t इज इक्वल टू πm/qb। अगर t का मैं रेसिप्रोकल करता हूं तो मुझे मिलती है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, एंड फ्रीक्वेंसी कम्स आउट टू बी 1/t का मतलब हुआ
1 upon pi m by qb, or we can say that frequency is equal to qb bata pi m. This frequency is also called as cyclotron frequency. This frequency is also called as cyclotron frequency. ये तीन चीजें, पहला एक्सप्रेशन इसका, दूसरा एक्सप्रेशन टाइम का, और तीसरा एक्सप्रेशन फ्रीक्वेंसी का, और चौथा एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी का जरूर दिखा देना, जो मैंने आपको बीच में दिखाया था. Let v naught be the maximum velocity, let r naught be the maximum radius, therefore kinetic energy becomes half m v naught square. v naught की जगह ये पुट कर देना, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल कर आएगी, यहां पे दिखा देता हूं. ये देखो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा हाफ m v naught का स्क्वायर. तो इट कम्स आउट टू बी हाफ अपनी जगह, m अपनी जगह, v की जगह q का स्क्वायर, b का स्क्वायर, r नॉट का स्क्वायर अपॉन m. तो हमारे पास m से m कैंसिल हो गया, तो इट कम्स आउट टू बी काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी q का स्क्वायर, b का स्क्वायर, r नॉट का स्क्वायर बटा 2m. देखो, घूरो, समझो, जानो, परखो, पहचानो. बोर्ड पे मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, आपको टोटल 1, 2, 3 और चौथा काइनेटिक एनर्जी, यानी थ्योरी में ये चार एक्सप्रेशन आपको निकाल के दिखाने हैं, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे. ये थ्योरी में आपको चार एक्सप्रेशन, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू डिस्क्राइब अ सेमी सर्कुलर पाथ, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल कॉल्ड एज साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल विद व्हिच इट इज गोइंग टू बी एक्सेलरेटेड or it is going to move in a cyclotron. And the last and the most important part and the part of the cyclotron is the limitation. Limitation मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, that the very first limitation of the charge particle is that it cannot be accelerated beyond a certain limit. एक बच्चा कहता है क्यों? Because after some point of time the charge particle will start describing a circular path of a greater radius, hence it will take more time to complete its path. वो ज्यादा टाइम लेगा. माना कि उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन उसका डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, तो वो टाइम ज्यादा ले रहा है. क्योंकि चार्ज पार्टिकल ज्यादा टाइम ले रहा है, तो उसका टाइम ऑसिलेटर के टाइम के पोलैरिटी चेंज होने वाले टाइम से मैच नहीं करेगा. यानी बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट हम चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकते. ये पहली लिमिटेशन है. दूसरी और आखिरी लिमिटेशन और सबसे इंपॉर्टेंट ये है दैट साइक्लोट्रॉन कैन ओनली बी यूज्ड टू एक्सेलरेट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, अनचार्ज पार्टिकल नहीं, और ना ही इलेक्ट्रॉन. हम प्रोटॉन को एक्सेलरेट कर सकते हैं, हम न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट कर सकते हैं, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है. क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, तो वो एक्सेलरेट होकर पूरा सिस्टम ही छोड़ के भाग जाएगा. उसे कंट्रोल में लाना पॉसिबल नहीं है. इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को और अनचार्ज पार्टिकल जैसे कि न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट कर ही नहीं सकते और ना ही करते हैं. This means that cyclotron can only be used to accelerate heavy particles, जिनका कुछ अच्छा खासा मास है and जिनका कुछ अच्छा खासा चार्ज है. So whatever things I've explained you right now, whatever things I've explained you at present in this video lecture are the most important things from the examination point of view. मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, तो आज का ये वीडियो लेक्चर पूरी तरह से अगर किसी चीज पे बेस्ड था, तो वो साइक्लोट्रॉन पे बेस्ड था. इससे ज्यादा क्लैरिटी के साथ मैं नहीं समझा सकता. मैंने अपनी तरफ से आपको सारी चीजें बेस्ट समझा दी है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया है. फिर भी मैं कहता हूं, फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं. एनी टाइम आप मुझसे अपनी डाउट को क्लियर कर सकते हैं. सो माय डियर क्लास 12 के स्टूडेंट्स, विद दिस आई रैप अप दिस वीडियो लेक्चर. बहुत जल्द लौट कर आऊंगा अगले वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें नया टॉपिक शुरू करूंगा, नए कॉन्सेप्ट के साथ आपको चीजें बताऊंगा. तब तक के लिए दिल थाम के बैठिए. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया और या मेरे द्वारा आपको बताई हुई सारी चीजें आपके दिमाग में फिट हो गई है, तो आप इस ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखिए. इस वीडियो लेक्चर को अपने सभी दोस्तों और साथियों के साथ जरूर शेयर करें. सो प्लीज स्प्रेड, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. आपने जो अपना कीमती वक्त दिया इस वीडियो को देखने के लिए, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया. थैंक यू.